नमस्कार हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। आज मैंने आपको पकड़ लिया, बहुत बिजी शेड्यूल में रहते, लेकिन आज आप मुझे मिल गए बस। नहीं, बहुत धन्यवाद, आपके चैनल पे बात रखने का मौका मिल रहा है, बहुत धन्यवाद। सर, दिल्ली चुनाव की बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी मतलब किश्तों में अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है, संकल्प पत्र जारी कर रही है, और अरविंद केजरीवाल की तो पूछे मत, रोज एक घोषणा जारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है? संदीप दीक्षित जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं सर, वो तो बेचारे ऐसा लग रहा है अलग थलग पड़ गए कांग्रेस के अंदर ही। नहीं, आपने सवाल क्या किया कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है। अब ये तो इसके लिए तो मतलब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि स्ट्रेटेजी जैसी कोई चीज कांग्रेस की है नहीं। या यूं कह लें कि शायद कांग्रेस पार्टी अब उस अवस्था में पहुंच गई है जहां उसका कोई भी काम वो पहले से तय होता नहीं। कभी अचानक राहुल जी सो के उठे तो उनका कुछ और मूड हो सकता है, किसी दिन सो के उठे तो थोड़ा अच्छे मूड में हो सकते हैं, किसी दिन हो सकता है कि देर से सो के उठें तो उसकी वजह से कुछ चीजें बदल जाएं। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी उस दौर से गुजर रही है जहां उसके लिए कुछ भी तय करना, और अंग्रेजी का जो शब्द स्ट्रेटजी है, रणनीति, उसकी कोई जगह अब नहीं है इस राहुल वाली कांग्रेस में। ये पूरी तरह से आउट है। इस शब्द को पहले आप आउट कीजिए, तब आप कांग्रेस की बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने कहा कि कुछ रणनीति है क्या, तो आप सोचिए कि जिस दिल्ली में वो लगातार 0-0-0-0 ये 5 चुनाव हो गए, यानी 2013 में 32, 28 और 8, लेकिन 15 विधानसभा शून्य, 20 विधानसभा शून्य, 14 लोकसभा शून्य, 19 लोकसभा शून्य और 24 लोकसभा शून्य। जिस पार्टी की 5 विधानसभा और लोकसभा चुनाव में शून्य सीटें हों, अगर उस पार्टी के नेता, वो भी भाई बहन और माता जी सब सदन में है, ठीक है, सोनिया जी की उम्र हो गई है और स्वास्थ्य लाभ की वजह से उनको इस तरह से मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन राहुल और प्रियंका तो अभी ये कर सकते थे। मात्र 70 विधानसभा वाली दिल्ली है, और यहां भी अगर वो ये तय नहीं कर पा रहे, और चलो भाई रणनीति वगैरह ना बनाओ, लेकिन कम से कम सुबह समय से उठ के 2 घंटे, शाम को सब वाइंड अप करके, जहां भी आपको जो भी आपको आपका तरीका हो, शाम को जहां दोस्तों के साथ मिलते हो या कुछ करते हो, जो भी आपका तरीका हो, उससे पहले 2 घंटे कम से कम इतना तो आप अपने प्रत्याशियों के साथ रहेंगे। मुझे तो वो भी होता हुआ नहीं दिख रहा, और इसीलिए मैं बिना किसी संकोच के कह रहा हूं, रणनीति यानी स्ट्रेटजी ऐसी कोई चीज कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं। सर, संदीप दीक्षित जिन्होंने 10 साल में इतना हौसला जुटाया कि अपनी माताजी का जो अपमान केजरीवाल ने किया था, क्या क्या नहीं बोला था 2012-13 में शीला दीक्षित को, जो कि 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही। तो बड़ी मुश्किल से जो हौसला जुटाया था संदीप दीक्षित ने कि इस बार मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, केजरीवाल की तमाम तरह के मुद्दे उठाऊंगा, मानहानि का केस कर दूंगा, कि वो जो 270 पन्नों की फाइल है वो कहां है, जो आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित पर। उन हौसलों को तो मतलब पस्त कर दिया खुद राहुल गांधी ने। वो पदयात्रा निकालने वाले थे उनके समर्थन में। सर, कहां है वो पदयात्रा, कहां है राहुल गांधी आज की तारीख में? नहीं, राहुल गांधी बड़े नेता हैं, वो छोटी पदयात्राएं नहीं करते हैं, तो शायद ये भी एक वजह रही होगी कि उन्होंने कहा कि अब क्या मैं विधानसभा में पदयात्रा करूंगा। वैसे भी कश्मीर से कन्याकुमारी की पदयात्रा कर चुके हैं, और उनको समझ में आ गया है कि जब इतनी हजारों किलोमीटर की पदयात्रा के बाद हम एक लोकसभा नहीं जीत सके, तो फिर छोटे से राज्य में विधानसभा में पदयात्रा करके क्या हासिल है। तो एक तो उनको, जिसको कहते हैं कि ये आभास हो गया होगा, कई बार होता है ना, जो बड़े लोग होते हैं उनको आभास हो जाता है, तो राहुल जी को आभास हो गया कि यहां हमको कुछ मिलना नहीं, तो इसलिए कहा व्यर्थ क्यों मेहनत करें, और जिस चीज का कोई परिणाम नहीं आना है तो उसको क्यों करें। यानी दीवार है उसको धकेल रहे हैं, भाई ठीक है, शक्ति तो लग रही लेकिन दीवार तो हिली नहीं। तो राहुल जी एक तरह से कहें तो वाइज डिसीजन उनका लिया। लेकिन आपने सवाल पूछा कि संदीप दीक्षित अपनी माता के अपमान पर, शीला जी के अपमान पर, और देखिए आप तो मुझसे पहले से दिल्ली में हैं, मैं तो 2001 जुलाई में दिल्ली आया, मैं तो अपने शहर प्रयागराज में वहां पत्रकारिता किया करता था, फिर लगा कि भाई दिल्ली चलना चाहिए, यहां आए, तो हम तो जुलाई 2001 में आए, आप तो बहुत पहले से मुझसे यहाँ दिल्ली में हैं। मैं 95 में आ गई थी, जब आज तक शुरू हो रहा था, जब मेट्रो में आज तक शुरू हो रहा था 20 मिनट का कैप्सूल, तब आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और सोचिए जरा आप तो मुझसे भी 6 साल पहले से दिल्ली जान रही हैं। मैं जब आया था तो मुझे लगा कि ऐसा क्या दिल्ली में बहुत बढ़िया है, बड़ी हो गई है, कोई और तो कुछ है नहीं, न तो कोई ऐसा सड़क, न कोई ऐसे फ्लाईओवर। अब अगर आप इंडिया गेट, संसद भवन, इस सब को कहेंगे तो ये तो हमेशा से ही अच्छा था, ये तो अंग्रेज ऐसा बना के गए ही थे
आगे की सरकारों को क्या करना था, थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग करा दीजिए। लेकिन शीला दीक्षित वो महिला थी जिन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का गौरव है, दुनिया भर के राजनयिक आते हैं तो सीधे कॉन्सुलेट में या किसी एम्बेसी में थोड़ी ना घुस जाते हैं, वो भी 4 जगह जाते होंगे। वो दिल्ली बेहतर करके दिखाई। 15 साल तक उन्होंने, ठीक है बाद में उनके ऊपर कई आरोप लगे और काम होते हैं तो फिर इस तरह के विकास के कामों में भ्रष्टाचार के भी आरोप आते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपमानित किया था, मैं तो उस पूरे आंदोलन को रिपोर्टर के तौर पर भी कवर कर रहा था और मुझे भी लगता था, ईमानदारी से कहूं, मैं कई बार इसको स्वीकार कर चुका हूं कि मुझे लगता था कि कुछ तो चेंज होने वाला है, ये आदमी कुछ तो कर देगा, ये मतलब कुछ तो करने के लिए आया है, ऐसा नहीं है। ये नेता लोग जो बहुत बेईमानी कर चुके हैं और हाथ में लेके कागज, ये इनके खिलाफ ये सबूत है। शीला जी, और आप कह रही हैं कि संदीप दीक्षित अपनी मां के अपमान पर 10 साल बाद बोलने का साहस जुटा पाए, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी अपनी मां के अपमान पर क्या आज तक भी कुछ कहने का साहस जुटा पाए? अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी जी के लिए कहा था कि लोग कहते हैं कि कोई सबूत नहीं मिला है, अरे भाई ये ऐसे थोड़ी ना है, पुलिस की 3rd डिग्री जरा दिलवाओ, 2 दिन में सब उगल देगी। ये अरविंद केजरीवाल की भाषा थी और ये बयान था। उसके बावजूद आप सोचिए कि संदीप दीक्षित अपनी लड़ाई लड़ने जाते हैं, बिना राहुल गांधी की अनुमति के तो होगा नहीं। संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा से लड़ते हैं, जहां लगभग तय है कि संदीप दीक्षित नहीं जीतेंगे। जीत की जो कहें कि जीत या हार, तो हार में शामिल होंगे, लेकिन जीत हार आमने सामने जिसको कहते हैं, तो वो परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल के बीच में है, वो बीच में एक्स फैक्टर है, यानी उनकी वजह से चीज बदल सकती। फिर भी संदीप दीक्षित ने कहा कि नहीं ठीक है, 2 लोकसभा हार चुके हैं, फिर भी उन्होंने साहस किया कि चलो हम विधानसभा लड़ेंगे। होना क्या चाहिए था? राहुल गांधी और प्रियंका को कैंप करना चाहिए था। वो पकड़ लेते, 2 एक नई दिल्ली पकड़ लेते, एक कालकाजी पकड़ लेते। यहां भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत लगा रही, रमेश बिधूड़ी और परवेश वर्मा तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की टीम भी खड़ी दिखती है। संदीप दीक्षित को अपमानित होने के लिए छोड़ दिया पार्टी ने, जैसे शीला जी को अपमानित होने के लिए छोड़ दिया। शीला जी अंतिम समय में बहुत दुखी रहा करती थी, और विशेषकर राहुल गांधी से ही, क्योंकि तब तक राहुल गांधी इस अवस्था में आ गए थे कि वो एक्ट करते थे, उनका कहा सब कुछ होता था, और इतनी उनकी ताकत थी, या कहें कि बड़े घरों में जो बच्चे होते हैं वो अगर बिगड़े हुए भी हैं तो कुछ भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही हाल था कि प्रधानमंत्री का जो कैबिनेट का अध्यादेश है उसको भी प्रतीकात्मक तौर पर फाड़ दिया, फाड़ा नहीं था लेकिन प्रतीकात्मक सिंबॉलिक तौर पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में फाड़ दिया था 2013 में। तो मुझे लगता है कि संदीप दीक्षित को आज लग रहा होगा, वो अपने लोगों से ये कह रहे होंगे, और शायद यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल का इतना साहस हो जाता है कि वो इस तरह से बात बोलते हैं, हमले करते हैं कि निकलवा देंगे 48 घंटे में। अजय माकन पर कोई कार्रवाई नहीं की तो 48 आवर्स में इंडिया जो डॉटेड जो गठजोड़ है उससे निकलवा देंगे। ये साहस तब आता है जब सामने वाले की शक्ति आप अच्छे से पहचान लेते हैं। और मेरा यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल देश में उस नारे पर काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह के भी नहीं कर पाए। हम लोगों ने बड़ी आलोचना की थी उस वक्त, क्योंकि किसी भी पार्टी का लोकतंत्र में स्थान होता है, राजनीतिक दल एक दूसरे से लड़े झगड़े, मुद्दों पर उनके ऊपर चाहे जितना हमला करें, लेकिन अगर कोई ये कहे कि फलाना पार्टी को हम पूरी तरह से गायब कर देंगे, समाप्त कर देंगे, फलाना मुक्त अभियान, कांग्रेस मुक्त भारत कहा था, तो हमने उस वक्त भी विरोध किया था कि ये नहीं हो सकता है, पार्टी कोई गायब हो जाए, कांग्रेस थोड़ी ना बुरी है, ये तो राहुल वाली कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई। पहले जो नेता लोग थे वो सोचते थे चलो ठीक है एक पार्टी है, मध्यमार्गी होगी, थोड़ा टालती है, लेकिन कुछ तो अच्छे काम करेगी। आज राहुल गांधी वाली कांग्रेस यहां पहुंच गई है कि अंजू जी आपके शो में चर्चा ये हो रही है कि बेचारी कांग्रेस बन गई है क्या, असहाय कांग्रेस बन गई है क्या। उस कांग्रेस को, जिस कांग्रेस के लिए कहा जाता था कि ये तो देश की सत्ता की स्वाभाविक पर्यायवाची है, बिल्कुल भारत की सत्ता की बात करनी है तो कांग्रेस पार्टी का बिंब अपने आप उभर जाता था, चेहरा बन जाता था कि अच्छा ठीक है नेहरू जी गांधी जी ये सब करते हुए चले आते थे। वो पार्टी आज इस स्थिति में है कि 5 बार लगातार शून्य होने के बावजूद उस पार्टी के नेता अपने अपने कंफर्ट जोन में हैं, अपने अपने, ठंडी का समय है लेकिन राहुल जी को तो ठंडी भी नहीं लगती। अब जैसे हम लोग को ठंडी लगती, कोई कहे भाई कुछ करना है तो चलो थोड़ा ठंडा गए तो थोड़ी देर बाद निकलेंगे, कपड़ा वपड़ा पहन के निकलेंगे, वो तो टी शर्ट वाले हैं,
निकल लेते 2-4 दिन। बॉडी वॉडी भी उनकी बड़ी अच्छी है, डोले शोले बना के घूमते हैं। हम तो कई बार ये भी सोचते हैं कि ये नेताओं को क्यों नहीं समझ में आता कि भैया राजनीति अलग चीज है और शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता अलग चीज है। आप मिस्टर इंडिया में शामिल हो जाइए, कोई और इंटरनेशनल मिस्टर इंटरनेशनल हो उसमें शामिल हो जाइए। आप राजनीति कर रहे हैं और पॉलिटिकली आप सेंसिटिव इश्यूज पर बात नहीं करते हैं। पॉलिटिकली जब सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, सब जब आपकी पार्टी के अस्तित्व का सवाल है, तो आप संदीप दीक्षित जैसे नेता को, और वो दुखी है, वो अंदर से रो रहा है। इन लोगों ने यही काम प्रणब मुखर्जी के परिवार के साथ किया। शर्मिष्ठा मुखर्जी लगातार बताती रही क्या क्या स्थिति रही। और एक तरह से देखें तो जो भी नेता लड़ना चाह रहा है, थोड़ा मेहनत से काम करना चाहता है, उसको उन्होंने धकिया धकिया के निकाल दिया। एक एक करके सबके साथ वही किया। और मेरा यह मानना है कि संदीप दीक्षित ही नहीं, पूरी कांग्रेस इस वक्त अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। और उसकी अगर एक वजह है, कोई सबसे बड़ी वजह, तो वो है श्रीमान राहुल गांधी। सर, अभी आप बात कर रहे थे ना शीला दीक्षित के अपमान की, तो मेरे को 2013 का दिल्ली का चुनाव याद आया। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही, उनको हराकर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीते थे, जो 45 दिन तक सरकार चली थी। अब सोचिए, वहां पर भी आम आदमी पार्टी को तुरंत कांग्रेस ने, जिसकी 8 सीटें थी, जिनमें 6 शायद मुस्लिम उम्मीदवार उनके जीत कर आए थे, उन्होंने तुरंत अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया कि बीजेपी सत्ता में ना आ सके। अब सोचिए कितना बड़ा अपमान था शीला दीक्षित का उस वक्त। क्या सोचती होंगी वो बुजुर्ग महिला कि जिसने मुझे हराया, जिसने मुझे गालियां दी, बिजली कंपनियों की दलाल तक शीला दीक्षित को कहा था अरविंद केजरीवाल ने। आज बड़ी दर्द होती है उनको जब उनके बारे में कोई कुछ बोलता है। तो अब सोचिए कांग्रेस ने क्या किया था शीला दीक्षित के साथ, और वही सब कुछ अब उनके बेटे के साथ भी तो हो रहा है। जब आप अपने बड़े नेता को ऐसे अपमानित करते हैं, तो उसका परिणाम कुछ इसी तरह से आता है, और वही परिणाम आता हुआ दिख रहा है। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो इस चुनाव में एक्स फैक्टर बन सकती थी, जो इस चुनाव में अपनी ताकत बढ़ा सकती थी, वो इस चुनाव की सबसे कमजोर कड़ी बन गई है। और मेरा यह भी मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बड़े बहुमत से आएगी, तो अब उसकी वजह कांग्रेस पार्टी बनेगी। क्योंकि कांग्रेस से हताश निराश जो लोग केजरीवाल के पास गए थे, केजरीवाल के जो चाहे कट्टर ईमानदार छवि हो, चाहे दूसरी जो छवि हो, उन छवि पर दाग लगने की वजह से अगर वो लौटते तो कांग्रेस की तरफ जाते, लाभ होता तो कांग्रेस को होता। मेरा यह मानना है कि अब वो लौटेगा तो वो कांग्रेस के रास्ते नहीं जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। सर, अजय माकन भी बड़े जोर शोर से आए थे जब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने देशद्रोही कहा अरविंद केजरीवाल को। मैं सबूत लेकर आऊंगा अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, यानी कि ऊपर से डंडा चला कि मत करो ये सब कुछ। डर गए थे क्या राहुल गांधी? क्योंकि जिस तरीके से एकजुट कर लिया था अरविंद केजरीवाल ने इंडी गठबंधन वालों को, ममता ने समर्थन दे दिया, शरद पवार ने समर्थन दे दिया, यहां से लालू प्रसाद की पार्टी बोली, अखिलेश यादव खड़े हो गए मैं केजरीवाल के साथ हूं। सर, क्या इसकी वजह से अपनी ही पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने में लगे रहे राहुल गांधी? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपनी पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी नेता नहीं है। नेता न होने की वजह से राजनीतिक तौर पर क्या निर्णय लेना चाहिए उनको वो नहीं पता है। कौन अपना दोस्त है, कौन अपना दुश्मन है, वो नहीं। एक तरह से वो मतलब नासमझ हैं, उतनी समझ उनके अंदर नहीं है कि राजनीति कैसे की जाती। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो गहरे अंधकार में है जब तक राहुल गांधी हैं। क्योंकि दिल्ली का चुनाव एक चुनाव नहीं है, अभी जो दूसरे चुनाव भी हुए हैं उसमें भी राहुल गांधी की भूमिका हम सब ने देख ली है। और माथुराम की जलेबी की फैक्ट्री, अब जो भी, अब पता नहीं चांदनी चौक में किसी दिन वो गोलगप्पे की फैक्ट्री ना लगवा दें या कुछ और लगवा दें, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर, इस बार तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मुस्लिम वोट जो केजरीवाल के पास गया कांग्रेस का, लग रहा था कि उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाएगी। ओवैसी भी आ गए हैं, कांग्रेस भी दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन राहुल गांधी दिल्ली में रैलियां करने की बजाय पटना पहुंच गए, वहां रैली कर रहे थे। यहाँ पर एक रैली की सिलमपुरी में, तब सबको लगा कि आ गए राहुल, और हो सकता है मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियां करके अपने पुराने वोट बैंक को अपनी तरफ कर ले। लेकिन फिर ढाक के 3 पात। नहीं, मुझे लगता है कि वो शायद वो एक समय था जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि हम शायद थोड़ा बेहतर स्थिति में होंगे, तो केजरीवाल को इस पर मजबूर कर देंगे कि वो 13 की ही तरह हमारे समर्थन से बने, जबकि उसी के बाद कांग्रेस खत्म हुई। लेकिन उनको ये उम्मीद, अब उनको ये लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी वजह से पूर्ण बहुमत में आ जाएगी, इसलिए उन्होंने खुद को बैक किया। तो
तो एक तरह से कहें कि जो ये राहुल गांधी पदयात्रा से आउट होते हैं, जो अजय माकन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के संकेतों को और प्रबल करता है और मजबूत करता है। पर सर ये क्या हुआ कि मतलब आप अपने आप को खत्म कर रहे हैं कि सामने वाले को सुख ना मिले। अब आप सोचिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सफाई की और क्या वजह है। याद कीजिए जब ममता बनर्जी जीती थी तो राहुल गांधी किस तरह का ट्वीट कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई, और खुद वो भूल गए कि उनका एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया, उनका खुद का सफाया हो गया पश्चिम बंगाल में। एक जो बाद में उपचुनाव में जीता था सर, उसको भी ममता ने अपने खेमे में कर लिया। और उसकी वजह वही है, जब आपका नेता कमजोर होता है, जब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो फिर एक समय के बाद आपका जो जिसको कहते हैं कार्यकर्ता है, कैडर है, जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, जो 2024 में 99 सीटें आने के बाद भी दिल्ली के परिणाम होंगे, मुझे लगता है वो कांग्रेस के लिए बड़ी खतरे की घंटी वो अभी से सुनाई देने लगी है। अब इतने दिनों में कुछ बदल जाएगा ऐसा तो मुझे कुछ होता नहीं दिख रहा है। और मूल रूप से कांग्रेस पार्टी बेचारी हो गई है, असहाय हो गई है। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज है, इसको लोगों को जरूर देखना चाहिए। सर कांग्रेस में आपको लगता है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद दिल्ली में टूट भी हो सकती है? पहले तो लोकसभा चुनाव में भी आपको याद होगा दिल्ली वाले आम आदमी पार्टी के साथ नहीं करना चाहते थे गठबंधन, दिल्ली कांग्रेस। पंजाब में उनका नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली में तो साथ साथ मिलकर लड़ लिया। यहां पर भी तो अड़ी हुई थी ना कांग्रेस की जो दिल्ली की यूनिट थी कि हम नहीं लड़ेंगे आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन फिर भी हुआ। अब लगता है कि हाई टाइम्स है कांग्रेस के लिए, खासतौर पर दिल्ली में, कि दो फाड़ हो जाए कांग्रेस चुनाव के बाद। कांग्रेस टूटने और जुड़ने के उससे आगे निकल गई है। अब कांग्रेस पार्टी कितना टूटेगी? G23 हो गया, अरविंदर सिंह लवली दूसरी तरफ चले गए हैं, सब टूट टूट के जाहिर है। तो मुझे लगता है टूटने और उससे वो आगे निकल गई है। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि वो राजनीतिक दल है, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं है। अगर इससे नहीं उबर पाएगी तो शायद उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। सर फिर हो सकता है राहुल गांधी इस दुविधा में भी हो कि लोकसभा चुनाव में मैंने झाड़ू का बटन दबाया था नई दिल्ली सीट से और अब मुझे वहां पर हाथ पर बटन दबाना पड़ेगा, इस दुविधा में होंगे शायद, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। नहीं, अब तो सारी दुविधाएं खत्म है उनकी, क्योंकि अब तो कोई ऐसी दुविधा रह नहीं गई, क्योंकि अब तो दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अलग अलग लड़ रहे हैं ये अलग बात है, लेकिन अलग अलग मजबूती से लड़ते नहीं दिखेंगे तो उन्हीं का नुकसान होने वाला है, और वो बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, क्योंकि कांग्रेस के बारे में ही मैं आपसे समझना चाह रही थी कि कांग्रेस में स्ट्रेटेजी नाम की कोई चीज है या नहीं है, लेकिन आपने विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी और मेरे लिए समय निकाला सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।